एक समय की बात है। हिमपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी साधना के साथ एक मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। घर भले ही साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम, सम्मान और भरोसे की गर्माहट भरी हुई थी। मोहन बेहद परिश्रमी था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, लेकिन वह उसी में पूरी श्रद्धा और लगन से मेहनत करता। सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही आसमान पर फैलती, मोहन अपने पुराने लकड़ी के हल को कंधे पर रखकर खेत की ओर निकल पड़ता। वहां वह पसीना बहाता, मिट्टी से सने हाथों से फसल की देखभाल करता और हर पौधे को ऐसे सींचता जैसे वो उसका कोई सपना हो, जिसे वो पल पल सहेज रहा हो। शाम को जब वह खेत से लौटता तो कभी थका होता, कभी मुस्कुराता, पर उसकी आंखों में संतोष की चमक होती थी। उसकी पत्नी साधना, जो सरल स्वभाव और मजबूत मन की स्त्री थी, हर काम में उसका साथ देती। चाहे खेत का काम हो या घर का, वो मोहन के कंधे से कंधा मिलाकर चलती। वे गरीब जरूर थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक दूसरे का साथ और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी थी। मोहन के खेत के बगल में ही उसका बचपन का मित्र हरिदत्त भी किसान था। हरिदत्त भी खेती करता था, लेकिन मोहन की तरह नियमित और समर्पित नहीं था। फिर भी दोनों साथ खेत जाते, काम करते और शाम को लौटते हुए रास्ते भर हंसी मजाक करते रहते। उनकी दोस्ती पूरे गांव में एक मिसाल थी। लोग कहते थे कि अगर सच्ची मित्रता देखनी हो तो मोहन और हरिदत्त को देखो। वे एक दूसरे के खेतों में भी मदद करते, बीज बांटते, हल उठाते और साथ में बैठकर जिंदगी की परेशानियां भी बांट लेते। पर एक दिन जैसे किस्मत ने करवट बदल ली। हरिदत्त के घर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी कमला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि हरिदत्त की सोचने समझने की ताकत जैसे खत्म हो गई। वह बस रोते हुए इधर उधर भागता रहा, न दवा की समझ, न उपाय की। अरे मोहन, इस बार फसल बहुत कम हुई है। पिछले साल भी सूखा पड़ा था, तब बड़ी मुश्किल से जमींदार का कर्ज चुकाया। अब हाथ में कुछ नहीं बचा। मेरी पत्नी को तेज बुखार है, लगातार खांस रही है। गांव के डॉक्टर ने कहा है कि अब इलाज यहां मुमकिन नहीं, शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। समझ नहीं आ रहा इतने पैसे कहां से लाऊं। कहीं कुछ ना किया तो शायद कुसुम मुझे छोड़कर चली जाएगी। तू फिक्र मत कर दोस्त, बचपन से साथ हैं। अब कैसे पीछे हटूं? जमींदार का कर्ज मुझे भी चुकाना है। पैसे मैंने रखे थे, कल देने वाला था, लेकिन अब लगता है ये पैसे तुझे ज्यादा जरूरत है। तू ले जा, भाभी का इलाज करवा, मैं किसी तरह बाद में संभाल लूंगा। नहीं मोहन, पैसे जमींदार को ही दे दो। तुम जानते हो वो कितना क्रूर है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो दुगना वसूल करेगा, तुम्हारी जमीन भी छीन सकता है। मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मत उठाओ। ये क्या कह रहे हो? जरूरत के वक्त अगर मैं साथ न दूं तो दोस्ती किस काम की? हम बचपन से भाई जैसे हैं। जमींदार को मैं संभाल लूंगा, तुम ज्यादा मत सोचो। ये पैसे लो और भाभी का तुरंत इलाज करवाओ, एक पल भी मत गंवाना। मोहन ने अपनी बचाई हुई पूरी रकम हरिदत्त के हाथों में सौंप दी। वही रकम जो उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा की थी। शुक्रिया दोस्त। अगर आज तुम ना होते तो शायद मेरी कमला बचती नहीं। तुम्हारा साथ मिलना किस्मत की बात है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जैसे ही फसल अच्छी होगी या कोई इंतजाम हुआ, सबसे पहले तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। इतना कहकर हरिदत्त पैसे लेकर चला गया। अगले दिन मोहन जमींदार महाबली सेठ के पास पहुंचा। सेठ का घर गांव में सबसे बड़ा और भव्य था, उसकी क्रूरता और लालच का प्रतीक। दरवाजे पर 2 भारी भरकम दरबान तैनात थे। मोहन ने हिम्मत जुटाई, अंदर गया और बोला, राम राम जमींदार जी। आओ मोहन, कर्ज की रकम लाए ना। मुझे पता था तुम समय पर ले आओगे। मालिक, अभी कर्ज नहीं लौटा पाऊंगा। मेरे दोस्त हरिदत्त की पत्नी की हालत बहुत खराब थी, उसे शहर ले जाना पड़ा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, 1-2 महीने में फसल आएगी तो सारा कर्ज ब्याज सहित लौटा दूंगा। क्या बकवास है, खुद खाने को नहीं और समाज सेवा कर रहे हो।
वो भी मेरे पैसों से। शर्म नहीं आती? मुझे कहानियां मत सुनाओ, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त देता हूं। अगर पैसे नहीं लौटाए तो दुगना वसूल करूंगा और तेरी जमीन भी ले लूंगा। मोहन जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है। दया कीजिए मालिक, मैं नमक हराम नहीं हूं, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। पर रामनाथ ने बात ना सुनी। दरबानों ने मोहन को धक्का देकर निकाल दिया। निराश मोहन लौटा, चिंता में डूबा, जमीन बचाने की सोच में। साधना को कैसे बताए, ये डर अलग। हर दिन वह हरिदत्त का इंतजार करता रहा। कुछ दिन बाद चौराहे पर उसकी मुलाकात हरिदत्त से हुई। अरे हरिदत्त, तुम कब लौटे शहर से? इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए। कमला भाभी कैसी हैं? सब ठीक हो गया? अरे मोहन, अभी जल्दी में हूं। हाँ, भाभी अब ठीक है, इलाज हो गया। बाद में मिलूंगा, बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर हरिदत्त जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। मोहन को उसका व्यवहार अजीब लगा। पहले जैसा नहीं था, पर वह कुछ समझ नहीं पाया और चुपचाप घर लौट गया। हरिदत्त घर पहुंचकर तुरंत अपनी पत्नी कमला से कहता है, अरे कमला, आज रास्ते में मोहन मिल गया था। तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैंने जल्दी का बहाना बनाकर बात टाल दी। अजीब लग रहा था उससे बातें करते हुए। आप कब तक यूं छिपते रहेंगे? एक दिन वो पैसों की बात जरूर करेगा। मैंने पहले ही कहा था कि झूठ बोलना ठीक नहीं। आपने वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, जमींदार जी से बात कर लीजिए। आखिर ये सब उन्हीं के कहने पर किया गया था। शायद वही कोई रास्ता बताएं। तुम सही कह रही हो, अब बात करना ही पड़ेगा। मैं अभी जमींदार से मिलकर आता हूं। जमींदार जी, जैसा आपने कहा था, मैंने अपनी बीवी की बीमारी का बहाना बनाकर मोहन से पैसे ले लिए और ससुराल चला गया ताकि उसे लगे मैं अस्पताल में हूं। आपका काम तो हो गया। अब आप ब्याज के पैसे तो माफ कर देंगे ना? हाँ ठीक है, तुम्हारे ब्याज के पैसे माफ। तुमने बड़ा काम किया है। अब मोहन हमारी मुट्ठी में है। लेकिन मैं उसे ज्यादा दिन तक बहला नहीं सकता। अगर उसे मुझ पर शक हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। आप जो भी करना है जल्दी कीजिए। तुम चिंता मत करो। मैंने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था, जिसमें से 4 दिन बीत चुके हैं। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अब वो पैसे ला नहीं पाएगा। मजबूरी में उसे अपनी जमीन मुझे देनी पड़ेगी और फिर वो जमीन मेरी हो जाएगी। 3 दिन बाद जब जमींदार की दी गई मोहलत का आखिरी दिन था, मोहन उम्मीद के साथ हरिदत्त के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने आवाज लगाई, अरे हरिदत्त, बाहर आओ, जरूरी बात करनी है। जमींदार का वक्त पूरा हो रहा है। अरे भाई साहब, वो तो घर पर नहीं है। 2 दिन पहले ही शहर के लिए निकले थे। बोले थे 3 दिन बाद लौटेंगे। कोई जरूरी बात हो तो मुझे बताइए, मैं बता दूंगी। ये सुनकर मोहन को गहरा झटका लगा, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वो निराश होकर लौट गया। अब उसके मन में हरिदत्त को लेकर गहरा शक बैठ गया था। उसे लगा उसे धोखा मिला है। मोहन अंदर से टूट चुका था। अजी सुनते हो, मोहन चला गया है। अच्छा हुआ, अब 3 दिन तक तो दिमाग नहीं खाएगा और तब तक जमींदार जी का काम भी पूरा हो जाएगा। मोहन की जमीन हमारे हाथ में आ जाएगी। क्या करूं? साधना, कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार ने 1 हफ्ते का वक्त दिया था और आज आखिरी दिन है। हरिदत्त भी शहर गया है, पता नहीं कब लौटेगा। अगर आज पैसे नहीं मिले तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। अब क्या करेंगे? सब आपकी ही गलती है। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे लोग मतलब के होते हैं। आपने उसकी मदद की और बदले में ये मुसीबत मिली। अगर उस दिन पैसे न दिए होते तो अब तक जमींदार का कर्ज चुका चुके होते। हरिदत्त लौटकर एक बार भी नहीं मिला। लगता है वह पैसे लौटाना ही नहीं चाहता, इसलिए फिर से शहर भाग गया। नहीं साधना, मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता।
शायद सच में कोई जरूरी काम होगा। तुम देखना, वो जरूर पैसे लौट आएगा। आपको क्या लगता है सब आपकी तरह होते हैं? इस दुनिया में लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, फिर चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार। जब काम निकल जाता है तो कोई किसी को पहचानता तक नहीं। मैंने यही देखा है बचपन से। अब बताइए हम क्या करें? जमींदार को कैसे टालेंगे? कहाँ जाएंगे? मुझे अपने कर्मों और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मदद ही की है। ईश्वर न्याय करते हैं, वो मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तुम देखना, सब ठीक होगा। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। अब जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। अगले दिन सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मोहन अपने खेत पहुंचा। वहां पहले से ही जमींदार खड़ा था। साथ में उसके 2 दरबान और कुछ गांव वाले भी थे। जमींदार ने मोहन से कहा, मोहन, अब इस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। समय पूरा हो चुका है और तुमने कर्ज नहीं चुकाया। अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। ये जमीन मेरी है, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी, यही मेरी रोजी रोटी है। अगर ये जमीन नहीं रही तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। दया कीजिए, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। बस 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। बस, अब बहुत हो चुका। तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मैं पहले ही 1 हफ्ते का समय दे चुका हूँ। अब इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो अपने लोगों से तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगा और गांव से भी निकलवा दूंगा। जमींदार ने मोहन को बेरहमी से भगा दिया। दरबानों ने उसे खेत से खींचकर बाहर कर दिया। टूटे दिल से मोहन घर लौटा। जमीन छिन जाने का गहरा दुख था। उसी शाम तेज बारिश हुई, बिजली कड़की और उसका कच्चा घर ढह गया। सब कुछ पानी में बह गया। एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? पहले जमीन गई, अब सिर से छत भी चली गई। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और ठंड भी बढ़ती है। भीगते हुए मोहन और साधना मदद की उम्मीद लेकर हरिदत्त के घर पहुंचे। उन्हें यकीन था कि अब तो हरिदत्त अपनी दोस्ती निभाएगा। मोहन ने दरवाजा खटखटाया। तभी हरिदत्त बाहर आया। अरे हरिदत्त, बारिश में मेरा घर पूरी तरह ढह गया है। अब हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं है। क्या कुछ दिनों के लिए मुझे और साधना को अपने घर में पनाह दे सकते हो, जब तक हम कोई नया ठिकाना न ढूंढें? मोहन, मानता हूं कि तुमसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर मेरे घर आ जाओ। मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें जगह दे सकूं। मेरे पास खुद जगह की कमी है। किसी और से मदद मांगो, मैं नहीं कर सकता। जाओ यहां से। मोहन ने पूरे गांव में मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। कुछ लोग जमींदार के डर से पीछे हट गए और कुछ ने मुंह मोड़ लिया। हर दरवाजा मोहन के लिए बंद हो गया। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी। दोनों वहीं चले गए। देखा आपने, यही मिला लोगों की मदद करने का इनाम। हरिदत्त, जिसे आप बचपन का बड़ा दोस्त कहते थे, उसने एक दिन को भी जगह नहीं दी। जब उसकी जरूरत थी आपने मदद की, और अब इतना खुदगर्ज इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अब तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। साधना, चिंता मत करो। भगवान पर भरोसा रखो। जो हो रहा है उसी में भलाई है। हरिदत्त की सच्चाई तो अब सामने आई। बुरा वक्त ही असली चेहरों को दिखाता है। हमने किसी का बुरा नहीं किया। हमारे अच्छे कर्म जरूर रंग लाएंगे। वो सब छोड़ो, अभी तो ये रात इसी गुफा में काटनी पड़ेगी। मुझे भूख भी लग रही है। क्या तुम कुछ खाने का सामान घर से उठा लाए थे? हाँ, थोड़े से चावल और कुछ दाल उठा लाया था। जब घर गिरा तो जल्दी में साथ ले लिया था। हम वहीं पका लेंगे। मोहन और साधना मिलकर चावल पकाते हैं। तभी गुफा के बाहर अचानक एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। वह उन्हें देखकर पूछती है, तुम
दोनों इस गुफा में क्या कर रहे हो? इतनी रात में और ऐसी बारिश में यहाँ क्यों हो? माताजी, बारिश में हमारा घर बह गया। अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। पूरे गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। हर दरवाजा बंद मिला, इसलिए इस गुफा में आना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। ईश्वर कभी भले इंसान का बुरा नहीं करते। अब मैं चलती हूँ। अरे माताजी, आप कहाँ जाएंगी इस बारिश में? गुफा थोड़ी सुरक्षित है। आप यहीं हमारे साथ रुक जाइए। जैसे ही बारिश रुके तब चले जाइएगा। हमने थोड़े चावल और दाल पकाए हैं। आपको भी भूख लगी होगी। आइए हमारे साथ खा लीजिए, ये हमारा सौभाग्य होगा। मोहन ने बिना झिझक बूढ़ी महिला को गुफा में बुलाया और सादगी से खाना खिलाया। बेटा, अब मैं चलती हूँ। खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो। एक छोटी सी मदद चाहिए। पास के गांव जा रही हूँ। सामान थोड़ा भारी है। बारिश में ले जाना मुश्किल है। तुम रख लो, कल शाम लौट कर ले जाऊंगी। बस तब तक इसका ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप निश्चिंत रहिए। आपका सामान मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। कल जब लौटें तब ले जाइएगा। बूढ़ी महिला वहां से चली गई। मोहन और साधना ने गुफा में रात गुजारी। अगले दिन बूढ़ी फिर से गुफा में लौट आई। माँ जी, आने में देर हो गई। सब ठीक तो है? हाँ बेटा, कुछ काम में फंस गई थी, पर मुझे भरोसा था कि तुम मेरी अमानत की रक्षा करोगे। तुम पर इतनी मुसीबतें आईं, फिर भी तुमने इन पोटलियों को खोलकर नहीं देखा? क्या तुम्हें कभी लालच नहीं आया? नहीं माताजी, उसमें चाहे कितनी भी कीमती चीजें क्यों ना हो, वो आपकी अमानत है। आपने मुझ पर भरोसा किया तो मैं कैसे उन्हें खोल सकता हूँ? अमानत में खयानत करना पाप है। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने दिल जीत लिया। कोई और होता तो पोटलियां खोल लेता। मुसीबतों में भी तुम डटे रहे। सच्चे इंसान हो। अब ये पोटलियां तुम ही रखो। नहीं माताजी, ये आपकी है। मुझे ईश्वर और मेहनत पर भरोसा है। मेरा समय बदलेगा। आप इन्हें ले जाइए, आपको जरूरत पड़ सकती है। बेटा, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं। ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है, भगवान का इनाम। इन्हें स्वीकार करो। मोहन पोटलियां रख लेता है। बूढ़ी उसे आशीर्वाद देकर चली जाती है। जब मोहन पोटलियां खोलता है, उनमें ढेर सारा सोना चांदी होता है। मोहन और साधना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देखा साधना, मैं कहता था ना, ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। ये देखो कितना सारा धन। इतना तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं। अब हमारी पूरी जिंदगी आराम से कटेगी और हम दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। कुछ समय बाद मोहन ने गांव में सबसे बड़ा पक्का घर बनवाया, हर सुविधा से लैस। साथ ही एक कुआं भी खुदवाया ताकि गांव वालों को शुद्ध पानी मिले। गांव वाले चकित थे। वही गरीब मोहन इतना अमीर कैसे? अजी, देखा आपने, मोहन ने कितना बड़ा घर बनवाया है। पूरे गांव में किसी के पास ऐसा नहीं है। आखिर उसके पास इतना धन आया कहां से? जरा जाकर पूछिए तो, कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं की? चुप रहो। मैं कैसे जाऊं उसके पास? जिस वक्त उसे हमारी जरूरत थी, हम पीछे हट गए और उसका पैसा भी नहीं लौट आया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती की। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई। बाढ़ आ गई। कच्चे घर बह गए। यहाँ तक कि जमींदार और हरिदत्त का पक्का मकान भी ढह गया। सभी बेघर हो गए। सिर्फ एक घर बचा, मोहन का, जो बाढ़ में भी अडिग खड़ा रहा। अजी, सुनते हैं? अब हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। सब कुछ बह गया। हम कहाँ जाएंगे? क्यों ना मोहन के घर चलें? उसका घर तो सलामत है। कमला, हम किस मुंह से वहां जाएंगे? जब उसे हमारी जरूरत थी, हमने उसका साथ नहीं दिया। उसे घर से निकाल दिया, धोखा दिया। अब वो क्यों हमारी मदद करेगा? हरिदत्त, तुम ठीक कह रहे हो। हमने मोहन के साथ बहुत बुरा किया। ये सब हमारे कर्मों की सजा है। अब हम वही काट रहे हैं जो बोया था।
तभी वहां मोहन आता है। गांव वालों की हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वह सबके पास जाकर कहता है, आप सभी मेरे घर चलिए। मेरा घर बड़ा है, सबके लिए जगह है। आप चिंता ना करें, जब तक हालात नहीं सुधरते आप वहीं रह सकते हैं। ये सुनकर हरिदत्त और जमींदार महाबली की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। मोहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी दोस्ती का अपमान किया। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, जमीन छीनी, सताया। आज जब तुम फिर भी हमारी मदद कर रहे हो तो शर्म से सिर झुक जाता है। हमें माफ कर सको तो कर देना। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। जो हुआ उसे भूल जाओ। जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तुम सब मेरे घर में रहो। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, वही सब देखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।